हाय गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं एक पार्टनरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो कहा जाता है दोस्त कि पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है तो उसका नाम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी हमने 11th क्लास में जो अकाउंटिंग किया है, 11th क्लास में जो हमने सीखा है वो वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग किया है हमने। इसका मतलब गाइज होता है कि ऐसा व्यापार कि जिसमें सदस्य की संख्या सिर्फ एक होता है, जिसमें मालिक की संख्या सिर्फ एक होता है। इसको हिंदी में एकांकी व्यापार के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जो मालिक होते हैं, जितने पूंजी होते हैं समस्त पूंजी वही लगाते हैं, लाभ जितना होता है वही लेते हैं। अगर किसी तरह का नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई वो स्वयं अकेले करते हैं। बिजनेस का संचालन भी अकेले करते हैं, मार्केटिंग भी अकेले करते हैं, यानी कि कहें तो सब कुछ बिजनेस का वही करते हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा इससे हट करके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि कोई राम नाम का व्यक्ति एकांकी व्यापार कर रहा था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा लाभ कमाए, क्योंकि एकांकी व्यापार में क्षेत्र सीमित होता है कि बहुत ज़्यादा दूर तक आप बिजनेस का फैलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि अब थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हम कमाएं। तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल और लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि पूंजी जो है व्यवसाय का जीवन रक्त है, बिना कैपिटल का व्यवसाय शुरू नहीं हो सकता है। तो कैपिटल, इनके पास कैपिटल लाने के लिए दो तरह का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल के लिए कि ये बैंक की शरण में जा सकते हैं। बैंक की शरण में किस लिए? लोन के पर्पज से। जब बैंक की शरण में जाएंगे लोन लेने के लिए तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि लोन लेना कितनी टेढ़ी खीर है। आज के ज़माने में जल्दी बैंक से लोन मिलता नहीं है। अगर लोन मिल भी गया आपको तब भी कोई बैंक के स्टाफ आपके साथ काम करने के लिए नहीं आएंगे, तब भी आपका व्यापार छोटा ही था और बैंक से लोन मिलने के बावजूद भी आपका व्यापार छोटा ही रह जाएगा, क्योंकि आप अकेले क्या सब करोगे, अकेले बिजनेस संभालोगे कि मार्केटिंग करोगे कि खाता बही देखोगे आप। इसीलिए कहा जाता है कि और भी आदमी की आवश्यकता पड़ती है। बैंक लोन मिलने के बावजूद भी आपको इंटरेस्ट सहित, जिसको बोलते हैं ब्याज सहित आपको उसका ईएमआई भरना पड़ेगा। ईएमआई भरना पड़ेगा आपको, जिसमें अगर किसी तरह का कोई तरह का अगर बात होता है कि अगर आप किसी भी कारण से पेमेंट नहीं कर पाए टाइम पर, तो आपका रेपुटेशन, आपका इमेज मार्केट में शो डाउन होने वाला है। इसमें अगर लोन मिलने के बावजूद भी आपके साथ कोई काम करने के लिए नहीं आने वाले हैं। लेकिन इसके अलावे दूसरा ऑप्शन जो राम के पास है वो किसी एक श्याम नाम के व्यक्ति को बिजनेस में बुला ले। कोई श्याम नाम के व्यक्ति को बिजनेस में बुला ले, श्याम को बोले चलो हम दोनों मिलके पार्टनरशिप वाला व्यवसाय करते हैं। तो श्याम थोड़ी खाली हाथ आएगा। अगर मान के चलिए कि राम ने 5 लाख रुपया लगाया व्यापार में, तो श्याम जब आएगा तो श्याम को भी 5 लाख रुपया लेकर के आना पड़ेगा, तब ना पार्टनरशिप वाला व्यवसाय हुआ। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है कि राम भी 5 लाख लेके व्यापार में आया और श्याम भी 5 लाख लेके व्यापार में आया। अब व्यापार में जो पूंजी हो गया है वो 10 लाख रुपया हुआ। अब राम जो एकांकी व्यापार कर रहा था, अब राम अकेले था वहां पर में, लेकिन अब श्याम के आने से क्या हो जाएगा कि राम और श्याम दोनों मिलकर काम करेंगे। जो पूंजी की आवश्यकता थी वो भी पूरा हो गया, और साथ में राम के अलावे एक व्यक्ति बिजनेस में और काम करने के लिए आ रहे हैं जिसका नाम श्याम है। वो मालिक के तौर पर बिजनेस में काम करेंगे। अब 2 व्यक्ति हो गए, पहले एक व्यक्ति थे अब 2 व्यक्ति हो गए। जाहिर सी बात है बिजनेस का थोड़ा स्कोप बड़ा हो जाएगा। बिजनेस में एक लोग के आने से बिजनेस थोड़ा डेवलप ज्यादा करेगा, प्रॉफिट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे एक राम और एक श्याम, कितने लोग हैं? 2 लोग। अब हम पार्टनरशिप को डिफाइन करने वाले हैं। पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि जब कम से कम 2 लोग किसी भी व्यापार में पूंजी लगाने, लाभ कमाने और कमाए गए लाभ को आपस में बंटवारा करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसे ही संस्था या ऐसे ही व्यापार को हम लोग साझेदारी व्यापार के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब श्याम आएगा तो अब राम और श्याम दोनों बिजनेस में काम करने लगा। राम और श्याम दोनों ने पूंजी लगाया। अब व्यापार का पूंजी कितना हो गया? 10 लाख रुपया हो गया। अब जाहिर सी बात है श्याम जब आया बिजनेस में राम के साथ काम करने के लिए, तो बिना कोई समझौता का तो आएगा नहीं। वो कोई ना कोई तो समझौता करेगा, यहाँ पे कोई ना कोई एग्रीमेंट करेगा। श्याम तो जरूर पूछेगा राम से कि भाई हमको ले जा रहे हैं पार्टनरशिप वाले व्यापार में करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी बात हमको प्रॉफिट क्या मिलेगा, वहां से सारी चीज पहले पूछा जाएगा। तो यहां पर राम और श्याम के बीच में एक एग्रीमेंट बनने वाला है। एग्रीमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समझौता।
जो ओरल भी हो सकता है, मतलब मौखिक भी हो सकता है, और दूसरे रिटेन भी हो सकता है। ओरल कहने का मतलब क्या, मौखिक। जो श्याम को बोला चलो तुमको हम इतना प्रॉफिट देंगे, तुमको लाभ में इतना हिस्सा रहेगा, तुमको ये काम करना पड़ेगा, और उसमें आ जाएगा वो, तो ये रहा मौखिक। और रिटर्न का मतलब ये होता है कि लिखित पेपर, लिखित दस्तावेज पर में कोर्ट के द्वारा साइन वगैरह मोहर सब नोटरी से करवा करके, ये हुआ लिखित पत्र हमारा, जिसपे दोनों साझेदार का साइन होगा, सभी का नाम पता वगैरह सब लिखा हुआ होगा, इनको क्या मिलेगा, क्या ड्यूटीज इनके होंगे, क्या इनके राइट्स होंगे व्यापार में, कितना लाभ मिलेगा, कितना पूंजी लगाए हैं, वो रिटेन में होता है। ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट जो समझौता होता है सिर्फ ओरल या सिर्फ रिटेन में होगा, दोनों हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। यहां पे हम कह सकते हैं कि दोनों मिला के बोथ, दोनों हो सकता है। लेकिन भविष्य में किसी प्रकार के झगड़ा लड़ाई के दृष्टिकोण से अगर आप साझेदारी समझौता एग्रीमेंट अगर आप रिटेन बनाते हैं तो बेहतर माना जाता है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे पार्टनरशिप का व्यवसाय ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अगर आप अपनी मम्मी या पापा को कहें जा करके कि मम्मी हम जा रहे हैं कि पार्टनरशिप वाला व्यापार करने के लिए, वो पहले ही मना कर देंगे आपको, बोले ना पार्टनरशिप वाला व्यापार बिल्कुल नहीं करना है, पार्टनरशिप वाला व्यापार आपको, क्योंकि पार्टनरशिप वाला व्यापार जल्दी ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा का ज़्यादा उसमें मतलब चांसेस रहता है। इसीलिए एग्रीमेंट जो होता है अगर रिटेन होगा तो भविष्य में आपको फायदा होगा, भविष्य में लड़ाई झगड़ा से बचा जा सकता है। जब अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर पे केस करेगा तो कोर्ट में तो साक्ष्य माना जाता है, बिना कोई एविडेंस का तो कोर्ट में बात तो सुनी नहीं जाएगी आपकी, इसीलिए आपको रिटेन दस्तावेज जरूरी वहां पे होता है। लेकिन एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। ओरल होता है किस दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं, जब कोई दो लोग जो घनिष्ठ मित्र हैं जो आपस में काम कर रहे हैं, जहां पे विश्वास पात्र वाला बात है, जहां पे विश्वास योग्य व्यक्ति मिल जाएगा आपको, तो वहां पर क्या होता है कि अगर राम श्याम को बुलाया, श्याम से क्लोज है राम, तो श्याम को बोलेगा चलो तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे, तुमको प्रॉफिट में इतना हिस्सा रहेगा, तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो श्याम उसकी बात मान करके चला आएगा, क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप उसका बढ़िया था। लेकिन भविष्य में कोई तरह का लड़ाई झगड़ा के दृष्टिकोण से उससे बचने के लिए रिटेन रहेगा तो बेहतर माना जाता है। इससे ही हम लोग पार्टनरशिप वाला व्यापार के नाम से जानते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप का आज हम लोग फीचर्स देखेंगे, कुछ विशेषताएं देखेंगे, पार्टनरशिप की विशेषता क्या होती है। तो पहला नंबर जो विशेषता इसका है पार्टनरशिप का, मिनिमम 2%, मिनिमम 2 लोग होने अनिवार्य हैं, क्योंकि आप पार्टनर के सबसे भली भांति परिचित होंगे, जब क्रिकेट भी देखते होंगे तो वहां पे सुनते होंगे सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के बीच इतना का साझेदारी हुआ, इतना का पार्टनरशिप हुआ। पार्टनर के लिए 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, तो मिनिमम 2 लोग का होना जरूरी है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा एग्रीमेंट, समझौता बोलते हैं हिंदी में, या इसको ठहराव के नाम से जानते हैं। एग्रीमेंट तो आप जानते हैं कि यहां पर ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि साझेदारी की शुरुआत जो होती है समझौते से होती है। बिना किसी समझौता का कोई पार्टनर बिजनेस में काम करने के लिए आपके साथ नहीं आएगा। तीसरा, आपका व्यवसाय लीगल होना चाहिए, लीगल बिजनेस। लीगल मतलब क्या होता है कि कानूनी रूप से ऐसा काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो गैर कानूनी होगा, कानून के दृष्टिकोण में जो गैर कानूनी होगा। कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो 4 लोग मिलकर जुआ खेलेंगे, तस्करी करेंगे, तो ये पार्टनरशिप की संज्ञा इसको बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये गैर कानूनी अवैध कारोबार हो गया। अगर 4 लोग मिलकर चोरी कर रहे हैं कहीं पर में, तो क्या कहेंगे, हम पार्टनरशिप में चोरी किए हैं, ये भी वहां पर गलत माना जाएगा। मतलब पूर्ण रूपेण ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो आपका कानूनी दृष्टिकोण से अच्छा माना जाए, वैध माना जाए, लीगल माना जाए। चौथा, अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाना होना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस करिए जिसमें लाभ कमाए, पार्टनरशिप का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ऐसा कोई बिजनेस आप नहीं करेंगे जो सिर्फ सर्विस भावना से किया जाए, तो लाभ कमाना इसका उद्देश्य होना चाहिए। और 5वां जो होता है, कमाए गए लाभ को आपस में बंटवारा भी करना होना चाहिए आपको। जो आपने लाभ कमाया उस लाभ को आपस में बंटवारा भी करेंगे, यही पार्टनरशिप का उद्देश्य भी होता है। छठा पॉइंट कह सकते हैं इसका, अनलिमिटेड लायबिलिटी।
इसका मतलब होता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब यह होता है अगर किसी भी कारण से अगर आपके बिजनेस में कोई भारी नुकसान हो गया तो अपने क्रेडिटर्स को आपको अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके भी चुकाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो गाइज हमने देखा पार्टनरशिप का विशेषता, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हमने कि 6 देखा है। इसके अलावा भी हो सकता है, अपना बुक में नोट कर लेंगे। 6 काफी है, एग्जाम में 5 ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार यहां पर, जब राम ने श्याम को बुलाया तो एक एग्रीमेंट बनाया वहां पे, क्योंकि एग्रीमेंट के बिना श्याम तो आता नहीं व्यापार में काम करने के लिए। दूसरी बात तो वो एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि भविष्य में किसी तरह के लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए अगर साझेदारी का समझौता जो होता है वो रिटेन होगा तो बेहतर माना जाएगा। दोस्तों जब रिटेन होता है ना, जब रिटेन होता है तो उसी को हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं साझेदारी समझौता, साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग साझेदारी संलेख। जब कोई एग्रीमेंट जब लिखित रूप में होता है तो उसी लिखित रूप में जब होता है तो उसी दस्तावेज को हम लोग साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं या पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। अब रही बात इसमें कि आगे क्या करना है, हमको इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सीखना क्या है, करना क्या पड़ेगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप 11th क्लास में जब अकाउंटिंग कर रहे थे तो उसी समय आपने प्रॉफिट निकालना सीख लिया था। कैसे सीख लिया था थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा उस बात पे। इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। इलेवेंथ क्लास में थोड़ा हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा पीछे कि आपने सबसे पहले जो किया होगा जर्नल किया होगा, जर्नल एंट्री याद होगा आपको। फिर आपने जर्नल से आपने लेजर में पोस्टिंग करी होगी, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं इसको, खतौनी बोलते हैं हिंदी में। आपने लेजर बनाया होगा। लेजर के बाद आपने जो बनाया होगा उसका नाम ट्रायल बैलेंस है। इसको हिंदी में हम लोग तलपट के नाम से जानते हैं, तलपट के नाम से। और ट्रायल बैलेंस के अलावे उसके बाद जो आपने बनाया था बड़ी सी पुस्तक जिसका नाम हमने दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण बोलते हैं इसको। आपने जो इसमें जो आपने दस्तावेज तैयार किया उसका नाम था पहला ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, इसको बोलते हैं व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट को बोलते हैं व्यापार खाता और PL अकाउंट को बोलते हैं लाभ हानि खाता। आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग और PL साथ में बनाया होगा, ट्रेडिंग ऊपर बनाया होगा और आपने PL को थोड़ा उसके नीचे बनाया होगा। उसके अलावे आपने जो बनाया होगा बैलेंस शीट, इसके बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, जो बिजनेस की हकीकत, बिजनेस की स्थिति को दर्शाए। जैसे हम लोग अपना फेस देखना होता है तो शीशा में जाकर देखते हैं, आईना में जाकर देखते हैं कैसा लग रहा है। इसी तरह से बिजनेस की स्थिति को जानना होगा तो बैलेंस शीट को लोग चेक करते हैं, उसकी स्थिति पता चल जाती है। तो आपने 11th क्लास में ये किया होगा। और इसे ये जो 11th क्लास में किया है वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकांकी व्यापार। मैं पहले ही बता चुका हूं जिसमें मालिक की संख्या सिर्फ एक ही होता था। जितने भी कैपिटल, जितनी भी पूंजी उन्होंने लगाया, सारे लाभ उन्होंने कवर किए, जो लॉस भी हुआ वही अपना झेले उस लॉस को भी, सारा ड्यूटी वगैरह सब जो भी था सब खुद उन्होंने किया। उनका क्षेत्र थोड़ा छोटा था क्योंकि जब छोटे पैमाने बिजनेस करना होता है ना तो लोग एकांकी व्यापार का चुनाव करते हैं, लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का चुनाव करते हैं। जब उससे थोड़ा बड़ा करना हो तो लोग पार्टनरशिप में आते हैं। अब हम बात करेंगे, ये चीज तो आपने 11th क्लास में सीख लिया था। 11th क्लास में जो ट्रेडिंग PL बनाया आपने, ट्रेडिंग PL बनाने का मतलब यही होता था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लूं था। ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट ऑफ आप लिखते थे और लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट होता था 31 मार्च या 31 दिसंबर वो आप लिख देते थे। आप कॉलम बनाते थे, टी के फॉर्म में बनाते थे, याद होगा आपको, टी के फॉर्म में एक अमाउंट का कॉलम खींचते थे आप
इधर भी एक अमाउंट का, इधर आप पार्टिकुलर लिखते थे, पार्टिकुलर, और इसको रुपीज लिखते थे आप, इधर भी इधर रुपीज लिखते थे। इस डब्बे को बंद करते थे। गाइस मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये फॉर्मेलिटी जरूर पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग को कहा जाता है कला और विज्ञान दोनों, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कहा जाता है। इसीलिए आप जब रिकॉर्ड करें अपने पुस्तकों में कॉलम को आप अच्छे तरीके से नोट करें। उसको डेबिट लिखना पड़ेगा इधर, और इधर क्रेडिट। इधर 2 से शुरुआत करते थे, इधर बाय से शुरुआत करते थे। आपको याद होगा कि 2 की तरफ हम लोग पहले शुरुआत करते थे ओपनिंग स्टॉक से। जो भी इसका फिगर यहां पे आता होगा आप यहां पे लिखते होंगे उसको, और आप परचेज लिखते होंगे, अंदर कॉलम लिखते होंगे इसको, ताकि इसमें लेस करें हम लोग, रिटर्न की समस्या आए तो उसको हम लोग लेस कर लेते थे, अब बाहर इसकी फिगर को हम लोग नोट कर देते थे। उसके अलावा जो भी डायरेक्ट खर्चे थे, डायरेक्ट खर्चे जो सामान को बनाने में एक बार लगते हैं, जो फैक्ट्री में, जिसको फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जिसको सामान की बेचने की स्थिति में लाने में जो खर्चे होते हैं। जैसे अगर मार्कर बनाने की फैक्ट्री हमारी है तो मार्कर को बेचने की स्थिति में जब एक बार ला देते हैं हम, यहां तक का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके अलावा इधर आप बाय सेल्स लिखते थे, इसको भी अंदर कॉलम लिखते थे, क्योंकि रिटर्न की समस्या इसमें भी आती थी आपको, रिटर्न, और इस फिगर को आप लोग बाहर कर देते थे। उसके बाद एक चीज और डाला करते थे आप यहां पे, क्लोजिंग स्टॉक। और जो पीएल का खर्चा होता था, जो जिसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको ट्रेडिंग के जस्ट नीचे रखा करते थे आप। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि सैलरी, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर, ये सारे खर्चे जो थे, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सारे आप इधर रखते थे। और अगर कोई तरह का अगर इनकम हो तो इधर, जैसे कि कभी कभी रेंट रिसीव्ड हो जाता था, रिसीव्ड फायदा हो गया तो आप इधर रखते थे। मतलब इनडायरेक्ट खर्चे को इधर और इनडायरेक्ट इनकम को इधर ना। उसके बाद आप करते थे क्या, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ऊपर बनाते थे, इसको आप यहां पे क्लोज करते थे। जो बैलेंसिंग, जो फिगर यहां आता था उसको यहां पे लिख देते थे। डबल कॉलम करना बिल्कुल भी नहीं भूलते थे आप, आपको याद होगा। यहां भी आप वही फिगर जो यहां लिखते थे वही फिगर यहां भी लिखते थे, डबल कॉलम यहां भी किया जाता था। और यहां का जो इनकम आता था उसको हम लोग बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब इसे बोलते सकल लाभ। मतलब व्यापार में जो फैक्ट्री में सामान बनाने के बाद के जितने भी इनकम, टोटल इनकम कह सकते हैं, टोटल इनकम हमारा इतना आता था। और इसको ट्रांसफर करते थे हम लोग टू पीएल अकाउंट, और यहां पे उसको ले आते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो बैलेंस यहां पे होता था उसको यहां पे ले आते थे। अब थोड़ा इसको नीचे करने के बाद हम इसको यहां पे क्लोज करते थे। इसको जो बैलेंस यहां पे आता था उसको नोट करते थे। यहां भी ज्यादा किधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। और यहां जो बैलेंसिंग फिगर आता था उसको हम लोग बोलते थे टू नेट प्रॉफिट। और आपको याद होगा जब आप बैलेंस शीट बनाते थे अलग से बैलेंस शीट, तो उस बैलेंस शीट में इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल के नीचे जोड़ देते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि आप जो व्यापार कर रहे थे, जो इसका अकाउंटिंग कर रहे थे 11वीं क्लास में, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, एकांकी व्यापार था वहां पर। लेकिन अब यहां पर साझेदारी में आ गए। कम से कम 2 लोग तो होने तय हैं। अगर एक राम होता है तो एक श्याम भी होगा, निश्चित तौर पे 2 लोग होंगे। अगर कोई एक्स है तो एक वाई भी होगा, तभी पार्टनरशिप हम कह सकते हैं। तो अब कम से कम 2 लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है इस प्रॉफिट को सीधे राम के खाते में जमा तो नहीं करेंगे आप। वहां पे सिर्फ कैपिटल लिखते थे। कभी आप एकांकी व्यापार में ये नहीं लिखे, सोल प्रोप्राइटरशिप व्यापार में ये नहीं लिखे कि राम्स कैपिटल, कभी नहीं लिखे आप वहां पर, क्योंकि वहां पर मालिक की संख्या सिर्फ एक ही थी। कैपिटल लिखते थे और यह समझ में आ जाता था कि वो राम का कैपिटल ही है। लेकिन अब कम से कम 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तो आपको नाम के साथ कैपिटल अकाउंट लगाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट,
श्याम्स कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, चीतास कैपिटल अकाउंट, आपको अलग अलग नाम के साथ अपोस्ट्रोफियस लगा के कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको वहां पर, तभी जाके ये इंडिकेट हो पाएगा। अच्छा, राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा आपको कि किसका कैपिटल है। एकांकी व्यापार में तो बस एक ही व्यक्ति थे, कैपिटल समझ में आता था आपको कि अगर कोई राम है तो रामे का कैपिटल है। लेकिन अब सीधे अगर हम कैपिटल यहां पे लिख दें पार्टनरशिप वाले व्यापार में तो क्या समझ में आएगा बताइए आप? कोई कहेगा इस कैपिटल को कि श्याम का है कि राम का है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। इसीलिए अब राम्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा और श्याम का कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा, और बैलेंस शीट में दोनों का नाम रहने वाला है। अब कैपिटल अकाउंट के नीचे रहेगा हेडिंग में राम, श्याम, मोहन भी होगा तो मोहन का भी नाम होने वाला है। तो मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा था आपसे, इस टॉपिक पे नेट प्रॉफिट को सीधे आप कैपिटल में जाके जोड़ देते थे और बंटवारा आप उस समय नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वहां पर आपका था एकांकी व्यापार, आपका था सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां बंटवारा करने की आवश्यकता तो नहीं थी आपको। लेकिन आज आपको इसको बंटवारा करने की आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि अब राम के साथ श्याम भी है। हो सकता है कि आगे आने वाले चैप्टर में आपको मोहन भी मिल जाए, तो निश्चित तौर पे इस प्रॉफिट में बंटवारा करना पड़ेगा। तो गाइस, इस प्रॉफिट को सबसे पहले बंटवारा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उस खाता का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका मतलब हिंदी में होता है लाभ हानि नियोजन खाता। यह खाता एक नाम मात्र प्रकृति का होता है, जो पीएल अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके बाद यह खाता बनाया जाता है। कहने का मतलब साफ साफ यहां पर है कि नेट प्रॉफिट निकालना आपने 11th क्लास में सीख लिया था। अब उस प्रॉफिट को बंटवारा करना सीखना है आपको इस चैप्टर में। और बंटवारा करने के लिए तो गाइस आप जानते हैं कि जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो जो बनाने के लिए आएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग अकाउंटेंट हैं, कोई बिजनेस वाले अगर हमको बुलाते हैं कि चलिए आप हमारा अकाउंटिंग का काम कर दीजिए, ये प्रॉफिट हुआ है, हम लोग 2 लोग 3 लोग मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट बंटवारा कर दीजिए। तो हम जब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वहां पर हम क्या मांगेंगे उससे? एग्रीमेंट पेपर मांगेंगे, साझेदारी समझौता जो हुआ होगा उन लोगों के बीच में वो मांगेंगे हम लोग। अगर मान के चलिए कि दोनों पार्टनर में लड़ाई हो गया, एक्स और वाई काम कर रहा है या राम या श्याम काम कर रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो गया, कोई तीसरे पक्षकार के लोग आए बंटवारा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में भी कुछ लड़ाई झगड़ाई होती है, घर में किसी घर के बगल से जमीनी विवाद ज्यादा होता है, तो कुछ पंच लोग आते हैं, आपको याद होगा, पंच लोग आते हैं, ठाट से पूरा चाय वो पियेंगे एकदम बढ़िया से, और चाय वो पीने के बाद पूरा फैसला देंगे एकदम, उसको वो होगा उसको वो होगा। नहीं, अगर कोई लिखित पेपर आप दोनों ने मिलकर बनाया है तो उस लिखित पेपर के हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो एग्रीमेंट के बारे में जो बात किए थे वो तो आपको पता है, पहले ही हमने बता दिया कि ये ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है। तो प्रॉफिट के बंटवारे के समय जब विवाद कोई उत्पन्न हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति आएगा प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करने के लिए, बंटवारा करने के लिए, जाहिर सी बात है कि वो एग्रीमेंट पेपर मांगेंगे उनसे। अगर एग्रीमेंट पेपर नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, राम श्याम के बीच में, राम कहेगा कि नहीं हमने खूब काम किए थे बिजनेस में, हमको ना सैलरी मिलना चाहिए, बुड़बक कहीं के, प्रॉफिटो लेगा और सैलरियो लेगा। वो कहेगा कि श्याम ना भर दिन सुतले रहता था, हम खूब काम किए बिजनेस में। श्याम कहेगा ना हम भर दिन कड़ी धूप में मार्केटिंग किए, खूब माल बेचवाए इस बिजनेस का, खूब सामान बेचवा दिए मार्केट का, हमको ना कमीशन मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हम आपको पहले ही कहे थे कि एग्रीमेंट पेपर जो होता है अगर रिटेन में होगा तो बेहतर माना जाता है। हम सीधी सी बात है कि एग्रीमेंट पेपर उससे मांगेंगे। अगर एग्रीमेंट पेपर उनके पास नहीं है तो विवाद तो हो गया उन लोगों के बीच में, वो कहते हैं हमको ये चाहिए और वो पार्टनर कहते हैं हमको ये चाहिए। इस परिस्थिति में दिक्कत होता है, तो यहां भी कानून बनाया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो मौलिक अधिकार है, हमारे राइट्स जो है, हमारी ड्यूटीज जो अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति है, उसमें हम लोग जो संविधान में सारे चीज लिखा हुआ है, जितने भी हमारे उद्देश्य हैं, जो हम भारत में रहते हैं, अगर भारत के वासी हैं तो यहाँ संविधान में सभी चीजें वर्णित लिखी हुई है
कि अगर हमारा मतलब देश के प्रति क्या हमारा ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य हमारा देश के प्रति है। अगर कोई हम गैर कानूनी काम करते हैं तो कौन सा सजा मिलेगा, सारी चीजें संविधान में लिखी हुई है। उसी तरह से जब पार्टनरशिप वाला व्यापार होता है, तो वहां भी कानून बनाया गया है, पार्टनरशिप के लिए भी कानून बनाया गया है। तो उसको नाम दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे हम लोग का कानून बना हुआ है, हमारा जो मौलिक अधिकार है संविधान में लिखे हुए हैं, उसी तरह से अगर कोई पार्टनरशिप व्यापार में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस परिस्थिति में इसका निपटारा करने के लिए भारत में जो कानून बनाया गया है उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसके रूल्स 4 में एक पार्टनर के प्रति उनके ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, सारी चीज लिखा हुआ है। अगर मान चले कि एग्रीमेंट अगर आपने रिटर्न नहीं बनना है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल अगर लड़ाई झगड़ा जब तक नहीं होता है तो ओरल काम करता है। अगर मान चले कि दो व्यक्ति में घनिष्ठ प्रेम है और दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं तो वो जो कहेंगे चलिए वहां पे काम क्लियर हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस दिन विवाद उत्पन्न हो गया तो ओरल पे कोई ध्यान नहीं देगा। आपको कोई ध्यान देगा क्या ओरल में? हम मुंह से बोल देंगे, कहते हैं कि लिखतब के आगे वक्तव्य नहीं चलता है। इसीलिए आपको रिटन आपको चाहिए। और जब भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जब रिटन में होता है तो मैंने पहले ही कहा आपको, उसका नाम दिया गया पार्टनरशिप डीड उसका नाम दिया गया है, साझेदारी संलेख दिया गया है। अगर कोई तरह का विवाद होता है, अगर एग्रीमेंट रिटन नहीं बनाया हुआ है तो आपके बोलने से नहीं चलने वाला है। अगर हमारे बगल में किसी का जमीन है, हम बोल दें क्या कि नहीं वो जमीन मेरा हो गया और जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लें, कल हो के तो केस करेगा ना मेरे ऊपर। वो जब केस करेगा तो कोर्ट बुलाएगी हमको और कोर्ट में पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा जमीन कैसे हो गया, कैसे तुम्हारा जमीन हो गया, वो बताओ हमको। अब बताइए कैसे हो गया आपका जमीन। अगर ये जमीन हमारा है, जिस पे हमारा रेसिडेंस हमारा घर है, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, तो कोई ना कोई पेपर है ना इस बात का। हम इंडिया के रहने वाले हैं, हमारे पास कोई पेपर है ना, सबूत है ना कि हम इंडिया के रहने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि हम इंडिया के रहने वाले हैं, हमको भी लात मार के निकाल दिया गया होता बॉर्डर के बाहर। हमारे पास पेपर है, सबूत है, आधार कार्ड है हमारे पास, जो इस बात का प्रमाण है कि हम भारत के वासी हैं, हम इंडिया के रहने वाले व्यक्ति हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप में भी आपको रिटन जरूरी होता है। इसका कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि रिटन ही, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन भविष्य में कोई तरह की लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए आपको रिटन बहुत जरूरी है। जब रिटन होता है तो पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। अगर कोई तरह का लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई तरह का वाद विवाद हो गया, तो अब कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वो एग्रीमेंट पेपर मांगा जाएगा, उससे एग्रीमेंट पेपर लिखित में मांगा जाएगा, रिटन में पार्टनरशिप डीड मांगा जाएगा। कहने का मतलब अगर नहीं है तो कोई अगर पार्टनर बोलता है कि हमको फलाना चीज चाहिए, हमको सैलरी चाहिए, हमको कमीशन चाहिए, हमको लाभ में चाहिए 75% हिस्सा, तो आपके बोलने से नहीं मिलेगा। उस परिस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का नियम लागू होता है और उसके नियम में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तब जो नियम लागू होता है, पहला नियम उसका है कि प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा वो इक्वल होने वाला है। इक्वल कहने का मतलब समझते होंगे, बराबर बराबर है। दो पार्टनर है तो 50% हिस्सा वो लेगा, 50% वो, मतलब आधा वो लेगा आधा ये लेंगे। कोई पार्टनर कहते हैं कि हमने व्यापार को पूंजी दिया, हमको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज चाहिए, तो पूंजी पर ब्याज बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने रिटर्न बनाया है, रिटर्न में अगर पूंजी पर ब्याज लिखा है आपने, तो पूंजी पर ब्याज आपको मिलेगा, अन्यथा एक फूटी कौड़ी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि हम कड़ी धूप में मेहनत किए, खूब काम किए, अगर एक्स वाई से कहता है कि नहीं तुम तो बैठा हुआ था, हम ही खूब काम किए, हमको सैलरी चाहिए 10,000 का महीना, ये भी संभव नहीं है। संभव होता जब आप पार्टनरशिप डीड या रिटर्न बनाते एग्रीमेंट को, तब होता। एग्रीमेंट में आप 20,000 का सैलरी लिख देंगे महीना का, तो वो भी देने में कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल भी दिया जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न आपने नहीं बनाया है, आपके बोलने से काम चलने वाला है नहीं। सैलरी भी आपको एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाने वाली है। कोई पार्टनर कहता है कि हमने धूप में मेहनत करके मार्केटिंग किया और हमको चाहिए कमीशन क्योंकि हमने माल बेचवाने में मेहनत किया। अरे भाई, बिजनेस में है, आप कैपिटल लगाए हैं तो बिजनेस के प्रति कुछ सर्विस भावना भी होता है। कहा जाता है कि व्यापार में जो ये पार्टनर का जो रिलेशन होता है ना, वो ऑनर और एजेंट दोनों का होता है। तो आपका काम करना तो कर्तव्य है, व्यापार में काम करना ड्यूटीज है आपका, तो काम कैसे नहीं करोगे आप। अगर आप रिटर्न बनाए हैं कि चलो हम ज्यादा काम किए, कमीशन हमको चाहिए, तो बिल्कुल भी मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। अगर रिटर्न आप नहीं बनाए हैं तो 1932 का नियम कहता है कि कमीशन भी एक फूटी कौड़ी आपको नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। कोई पार्टनर ने अगर ड्रॉइंग्स कर लिया है तो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट की बात जहां तक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उस पे भी ब्याज नहीं लगेगा। आपने कोई आहरण, मतलब ये होता है कि जब कोई साझेदार या कोई मालिक अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी पर्पस के लिए, घरेलू उपयोग के लिए कुछ व्यापार से आहरित कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, नगद हो गया या माल निकाल ले या बैंक से पैसा निकाल ले, ऐसी परिस्थिति में हम लोग उसको ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं, तो उसका ब्याज भी उसको नहीं लगेगा। अगर कोई पार्टनर कहता है कि हमको ब्याज चाहिए लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन, कहने का मतलब यह है कि कभी कभी व्यापार की परिस्थितियां गड़बड़ा जाती है, कुछ पैसे की आवश्यकता इमीडिएटली पड़ जाता है, तो उस समय क्या करेंगे, अगर बैंक के चक्कर में जाएंगे तो सैकड़ों दिन चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, तब भी पता नहीं लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। अगल बगल में आप लेंगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा आपको, क्योंकि व्यापार में जो अपॉर्चुनिटी होता है उसको तुरंत पकड़ना होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर मान चले कि एक्स वाई काम कर रहे हैं, वाई ने बिजनेस को लोन के रूप में पैसा दे दिया, कैपिटल के रूप में पहले दिया था वो, लेकिन अब जो पैसा दिया है वो लोन के रूप में दिया है और रिटर्न बनाया नहीं पेपर, और ये कहता है कि हमको चाहिए 10% सालाना चाहिए ब्याज, 20% चाहिए, 30% चाहिए, तो क्या बताइए वो इसके लिए योग्य है? बिल्कुल भी उसको ब्याज इतना नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि इंटरेस्ट लोन के ऊपर जरूर दिया जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति से लोन अगर आप लेते व्यापार के लिए, आपको इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलेगा उतना दे देंगे उसको। अगर उसने रिटर्न बनाया होता, 12% मांगता था, 12% उसको देते। अगर रिटर्न बनाया होता, अगर 18% मांगता तो 18% भी उसको ब्याज देते। लेकिन अगर रिटर्न उसने नहीं बनाया है तो ब्याज उसको देंगे, और सिर्फ देंगे 6% पर एनम, सालाना 6% की दर से देंगे हम उसको ब्याज। अगर व्यापार में 6 महीना पूंजी रहा उसका, तो 6 महीना के लिए 6% का ब्याज देंगे हम। तो ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के धारा 4 में या रूल्स 4 में ये नियम दिया गया है कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आपके बोलने से काम नहीं चलने वाला है। जो हमारा नियम है उस नियम पे हम लोग चलेंगे। तो गाइज, ये हमारा पार्ट 1 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 1 है ये, और इसका पार्ट 2 भी जल्द आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसको भली भांति और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपका ये पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, मैं ये बात पहले ही बताया था, आपको 100% गारंटी देता हूं कि अकाउंट्स में कहीं से कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल से एकदम वीडियो में बनाता रहूंगा हमेशा। आप बस सपोर्ट करिए, अपना प्यार देते रहिए, और इसी तरह से हम आपको वीडियोज अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।